नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में दोस्तों हम 5th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, जिसमें कि हम देखेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये जो चैप्टर है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 इससे डील करता है, जिसमें कि हम मेनली यूनियन ऑफ स्टेट्स को समझेंगे। फिर हम देखेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स और पार्लियामेंट्स के पास क्या पावर्स हैं जिनके थ्रू वो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकती है या उनको उनके नेम्स में कोई चेंजेस ला सकती है। साथ ही साथ ये जो अमेंडमेंट्स किए जाते हैं वो कितने वैलिड होते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में हम 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि मेनली बांग्लादेश के साथ जो हमने इनक्लेव्स एक्सचेंज किए थे उनसे रिलेटेड है। साथ ही साथ हम लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि आज के समय में जो प्रेजेंट स्टेट्स हैं वो किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं। इंडिपेंडेंस के वक्त स्टेट्स किस तरीके से थे और अब प्रेजेंट में जो सिचुएशन है वो किस तरीके से जो है चेंज हुई है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये जो है ये हमारा आज का चैप्टर है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 से बिलोंग करता है, जिसमें कि मेनली 4 ही आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। बट ये चारों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 1 की। आर्टिकल 1 है वो किससे डील करता है, वो डील करता है नेम ऑफ द स्टेट एंड टाइप ऑफ पॉलिटी। जैसे कि आर्टिकल 1 में ये कह रखा है कि इंडिया दैट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि आर्टिकल 1 इंडिया को कैसे डिस्क्राइब करता है। पहली चीज़, इंडिया के दो नाम बता रखे हैं, एक तो इंडिया इटसेल्फ एंड भारत, ये हमें ध्यान रखना है। सेकेंड चीज़ हमें ध्यान रखना है कि इसमें क्या रखा है कि जो पॉलिटी होगी ना हमारे इंडिया की वो कैसी होगी, यूनियंस ऑफ स्टेट की होगी। तो मेनली हमें आर्टिकल 1 से दो चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहला कि नाम क्या है, दूसरा किस तरह की पॉलिटी हमें देखने को मिलेगी। अब आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ये दो नाम क्यों हैं हमारे आर्टिकल 1 में, आखिर दो नाम क्यों रखे गए, इंडिया दैट इज़ भारत, सिर्फ हम भारत ही रख लेते जो हमारा ट्रेडिशनल नेम था, या इंडिया रख लेते जो कि मॉडर्न नेम है। तो ऐसा क्यों हुआ कि दो नेम रखे गए। तो देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर्स थे उनके बीच में किसी एक नाम को लेकर सर्वसम्मति नहीं बन रही थी। कुछ लोग फेवर में थे कि ट्रेडिशनल नाम होना चाहिए जो कि भारत है, और कुछ कह रहे थे कि नहीं, मॉडर्न नेम होना चाहिए जो कि इंडिया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के क्या किया गया कि दोनों ही नाम को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया हमारे आर्टिकल 1 में, और कहा गया कि इंडिया दैट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो आई होप आपको पहला डाउट तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है, तो देखिए यूनियन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है। इंडिया डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने पहले पढ़ा भी था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो एक फेडरल स्ट्रक्चर का है। फेडरल स्ट्रक्चर कैसे है, जैसे कि यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट है, बल्कि 3 टायर गवर्नमेंट है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे डिवीज़न ऑफ पावर है, सेपरेट लिस्ट होती है, यूनियन की अलग होती है, सेंटर की स्टेट की अलग होती हैं। सभी अपनी अपनी जो सब्जेक्ट्स है उन्हीं पर लॉज बनाते हैं, उन्हीं को लेजिस्लेट करते हैं। इसके अलावा हमारे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे फेडरल फीचर्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है आर्टिकल 1 में, यूनियन। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस चीज़ को समझाते हुए कहा है कि हमने फेडरल ऑफ स्टेट की जगह यूनियन ऑफ स्टेट चुना। क्यों चुना, दो रीज़न दिए थे उन्होंने। पहला रीज़न ये दिया था, द इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट लाइक अमेरिकन फेडरेशन। जैसे कि अमेरिकन फेडरेशन अगर आप देखें तो वहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट है और वो उस एग्रीमेंट के तहत एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे फेडरेशन है जहाँ पे एक अमेरिकन गवर्नमेंट होती है जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आप कह सकते हैं, और हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है, बल्कि वहाँ पे हर स्टेट का अपना एक फ्लैग भी होता है, सभी का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो वहाँ पे किस तरीके से हर एक स्टेट आपस में तो रहते हैं साथ मिलके, लेकिन उसके बावजूद वो एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी भी है उनकी। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया कोई फेडरेशन नहीं है। इंडिया के बीच में जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, वो किसी एग्रीमेंट के तहत नहीं बने हैं। फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न उन्होंने ये दिया, द स्टेट हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन।
स्टेट के पास बिल्कुल भी राइट नहीं है कि वो फेडरेशन से अलग हो सके। देखिए यूएसए में क्या है कि वहाँ पे जो स्टेट है वो अलग हो सकते हैं फेडरेशन से। आपको तीन शब्द बेसिकली ज़रूर समझने चाहिए। पहला होता है कॉन्फेडरेशन, दूसरा होता है फेडरेशन एंड तीसरा होता है यूनियन। देखिए कॉन्फेडरेशन एक ऐसा संगठन होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें क्या होता है कि जितने भी जो मेंबर्स होते हैं ना वो ईज़िली एग्ज़िट कर सकते हैं। मतलब आए और एक मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में साइन होती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उसके तहत वो आपस में साथ रहते हैं, लेकिन वो जब चाहे तब अलग हो सकते हैं। बहुत ही ईजिली होता है अलग होना, ठीक है। ये होता है कॉन्फेडरेशन। दूसरा होता है फेडरेशन। फेडरेशन में क्या होता है कि वो साथ रहते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक, और इसके साथ साथ वो भी अलग हो सकते हैं, उसमें जो मेंबर स्टेट हैं वो अलग हो सकते हैं, लेकिन एक लीगल प्रोसेस होता है, उसके थ्रू जाना होता है। लेकिन यूनियन क्या होता है, यूनियन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें जितने भी मेंबर स्टेट्स होते हैं उनके पास कोई राइट नहीं होता कि वो अलग हो सके। वो ज्वाइन कर सकते हैं बट दे हैव नो राइट टू secede। तो सेम इन केस ऑफ इंडिया, स्टेट हैव नो राइट टू secede फ्रॉम द फेडरेशन। इसीलिए इंडियन फेडरेशन को ना इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन कहा जाता है ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो यूनियन है ना वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। मतलब जो यूनियन ऑफ स्टेट है, इंडिया इंडिया है क्या, इनडिस्ट्रक्टिबल, लेकिन स्टेट क्या है, डिस्ट्रक्टिबल। आपने देखा होगा कि आज़ादी से लेके अब तक कई स्टेट बने हैं और कई स्टेट मर्ज भी हुए हैं। यानी स्टेट का कोई वजूद नहीं है। वो पार्लियामेंट जब चाहे उनका नाम चेंज कर सकती है, उनकी टेरिटरीज चेंज कर सकती है। इसलिए क्या है, स्टेट एक डिस्ट्रक्टिबल है। तो इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि हमने यूनियन ऑफ स्टेट रखा है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, द टेरिटरीज ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट। ध्यान रखिए यहाँ पे टेरिटरीज की बात हो रही है, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स। सेकेंड, यूनियन टेरिटरीज। एंड द थर्ड इज टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। यानी कि जो स्टार्टिंग के दो हैं वो तो प्रेजेंट में जो टेरिटरीज है, जैसे स्टेट की जो टेरिटरीज है और जो यूनियन टेरिटरीज है हमारी, वो ये दो टेरिटरीज इंडिया का पार्ट है। तीसरा, फ्यूचर में अगर इंडिया कोई स्टेट एक्वायर करती है ना तो वो भी क्या होगा, वो भी हमारी टेरिटरीज ही कहलाएगी। तो मेनली आर्टिकल 3 में ये 3 कैटेगरीज बता रखी हैं हमारी टेरिटरीज की। अब एक चीज़ आपको और समझने की ज़रूरत है कि टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैज़ अ वाइडर एक्सप्रेशन दैन द यूनियन ऑफ इंडिया। कैसे, यूनियन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ओनली स्टेट। अगर हम बात करें यूनियन ऑफ इंडिया की तो उसमें सिर्फ स्टेट्स की बात होती है। द स्टेट्स आर मेंबर ऑफ फेडरल सिस्टम एंड शेयर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद द सेंटर। यही मतलब होता है कि जितने भी यूनियंस हैं, जितने भी स्टेट्स हैं यूनियन में, वो सब क्या हैं, वो सब मेंबर्स हैं यूनियन के, और वो सब सेंटर के साथ क्या पावर शेयर करते हैं। लेकिन अगर बात करें टेरिटरीज ऑफ इंडिया की, तो टेरिटरीज ऑफ इंडिया का मतलब स्टेट्स तो है ही हैं सारे, इसके अलावा यूटीज़ भी हैं, और फ्यूचर में जो टेरिटरीज एक्वायर होंगी वो सारी टेरिटरीज ऑफ इंडिया कहलाएंगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो टेरिटरीज ऑफ इंडिया है ना वो एक वाइडर एक्सप्रेशन है देन यूनियन ऑफ इंडिया से। और मेनली जो आपने देखा होगा कि यूटीज़ होती हैं या जो ये फ्यूचर में मतलब जो भी हमारी टेरिटरीज एक्वायर होती है, अगर वो यूटीज़ बनती है तो वो डायरेक्टली सेंटर एडमिनिस्ट्र करती है उनको, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड होते हैं वो, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस आपको याद रखना है टेरिटरीज ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ इंडिया में। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम और जान लेते हैं आर्टिकल 1 में और क्या है। देखिए आर्टिकल 1 जैसे कि हमने देखा किससे डील करता है कि नेम कि इंडिया दैट इज़ भारत, एंड सेकंड थिंग यूनियन ऑफ स्टेट बताता है। लेकिन उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट शेड्यूल 1 है जो कि मेनली नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से डील करता है। जितने भी स्टेट के नाम है, यूनियन टेरिटरीज के नाम है, वो सब हमारे शेड्यूल 1 में हमें देखने को मिलते हैं। प्रेजेंट की बात करें तो 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हमारा जो पार्ट 21 है, पार्ट 21 मेनली वो स्पेशल प्रोविज़न टू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका, ये इनसे रिलेटेड है। इन स्टेट्स को कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं अंडर पार्ट 21, ये हमें ध्यान रखना है। अगर हम बात करें शेड्यूल 5 एंड 6 की तो उसमें कुछ सेपरेट प्रोविज़न्स हैं जो कि मेनली जो स्केड्यूल्ड एरियाज़ होते हैं या ट्राइबल एरियाज़ होते हैं किसी भी स्टेट के, उनसे रिलेटेड है, ठीक है।
अब क्योंकि इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है तो इंडिया कोई भी फॉरेन टेरिटरीज एक्वायर कर सकता है। और मेनली इंडिया जो है वो जो इंटरनेशनल जो मेथड्स होते हैं एक्विजिशन के, जैसे सेशन, सेशन मीन्स कोई ट्रीटी हो गई, कोई परचेज, खरीद लिया हमने कोई टेरिटरी, गिफ्ट में मिल गई हमको, या हमने कोई लीज पे ले लिया, या प्लेबिसाइट हो गया कि भाई मान लो जैसे पाकिस्तान में ही है, मान लो कल को पाकिस्तान का जो ये ऑक्यूपाइड एरिया है, पाकिस्तान ने जो ऑक्यूपाइड एरिया है, हमारा जो ऑक्यूपाइड एरिया पाकिस्तान के पास है गिलगिट बाल्टिस्तान, मान लो वहाँ पे प्लेबिसाइट होता है और वहाँ के लोग इंडिया ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फ्यूचर में इंडिया क्या है उनको अपने साथ मर्ज कर सकती है। तो इस तरीके से क्या है हम एक्विजिशन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑक्यूपेशन या कॉन्क्वेस्ट एंड सब्जुगेशन, इनके थ्रू क्या है, इनके थ्रू हम कोई भी टेरिटरीज जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। इंडिया एक्वायर्ड सेवरल फॉरेन टेरिटरीज, इंडिया ने कई सारी टेरिटरीज एक्वायर भी की हैं, जैसे दादर नगर हवेली पोर्तुगीज़ से, गोवा पोर्तुगीज़ से, दमन दीव पुदुचेरी सिक्किम, ये सारी चीज़ें हमने एक्वायर की हैं। इंडिपेंडेंस के टाइम ये इंडिया के पार्ट नहीं थे, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज़ आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 की बात करें तो आर्टिकल 2 है मेनली ये पार्लियामेंट को दो इम्पॉर्टेंट पावर्स देती है। कौन कौन सी? पहला, द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, एंड सेकेंड, द पावर टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। यानी कि पार्लियामेंट को ये पावर देती है कि अगर कोई भी टेरिटरीज मान लीजिए जो इंडिया का पार्ट नहीं है, ध्यान रहे जो इंडिया का पार्ट नहीं है उसको यूनियन ऑफ इंडिया में एडमिट करना, ठीक है, या कोई न्यू स्टेट बनाना जो कि अभी प्रेजेंट में इंडिया का पार्ट नहीं है, एक न्यू स्टेट बनाकर यूनियन ऑफ इंडिया में उसको एडमिट करना, शामिल करने की जो पावर है वो पार्लियामेंट को दी गई है अंडर आर्टिकल 2। बाकी इसमें ये भी क्या रखा है कि जो पावर है इस्टेब्लिश करने की न्यू स्टेट की, उसमें जो भी टर्म एंड कंडीशन होगी पार्लियामेंट अपने हिसाब से जो उनको ठीक लगे सूटेबल उस हिसाब से वो कर सकती है। तो ये आर्टिकल 2 जो है आपको ध्यान रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। आर्टिकल 2 रिलेट्स टू द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि जो इंडिया का पार्ट नहीं है उसको इंडियन यूनियन में इनकॉर्पोरेट करना या न्यू स्टेट के रूप में एज अ यूनियन ऑफ इंडिया में इनकॉर्पोरेट करने से रिलेटेड है ये। चलिए अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज़ आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 मेनली पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब रीऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आर्टिकल 3 में कुछ प्रोविजंस मेंशन है। जैसे कि अगर आप फर्स्ट देखें आर्टिकल 3 में जो ए है वो ये कहता है फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरीज फ्रॉम एनी स्टेट, किसी स्टेट में से टेरिटरीज अलग कर सकते हैं, नए स्टेट बना सकते हैं, और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट, दो या दो से ज़्यादा किसी स्टेट को यूनाइट कर दिया, और पार्ट्स ऑफ स्टेट, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ स्टेट, मतलब किसी और की टेरिटरी को किसी और स्टेट के साथ मिला दिया। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो ये तरीका है, ये पार्लियामेंट को पावर है कि वो इस तरीके से स्टेट्स बना सकती है। नेक्स्ट है इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ये भी पावर है पार्लियामेंट को। थर्ड है डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, एंड फोर्थ अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, एंड फिफ्थ अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। तो मेनली जो पांच हमने देखे ना प्रोविजंस मेन आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को दी गई है। अब इसको याद करने की एक ट्रिक है, जो हमें अभी पांच मेन पावर्स देखे ना जो पार्लियामेंट को मिली हुई है, आर्टिकल 3 में जो भी ये पावर्स हैं इनको याद करने की ट्रिक है, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। ट्रिक है फिदा, FIDA, फिदा। फिदा से सिर्फ एक फिदा वर्ड याद रखना है और आपको आर्टिकल 3 के जो भी मेन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हमने अभी देखे ना वो आप इजीली याद कर सकते हैं। ध्यान रहे एग्जाम में ये पूछा जाता है आपसे। तो देखिए फिदा का मतलब सबसे पहला लेटर एफ इज़ फॉर फॉर्म अ न्यू स्टेट, सिर्फ इतना याद रखिएगा फॉर्म अ न्यू स्टेट। तो उससे आप समझ जाएंगे कि भाई नए स्टेट को बनाने की बात हो रही है, चाहे वो किसी स्टेट से कोई टेरिटरीज अलग करके बनाई जाए या किसी स्टेट्स को मिलाकर बनाई जाए, इस तरीके से, ठीक है। अब फिदा में एफ के बाद आई है, आई इज़ फॉर इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, तो आई स्टैंड फॉर इंक्रीज द एरिया। डी स्टैंड फॉर डिमिनिश द एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे डबल ए है तो पहले ए का मतलब है अल्टर दी बाउंड्रीज, एंड सेकंड जो लास्ट ए है उसका मतलब है अल्टर दी नेम। तो फिदा से आप याद कर सकते हैं एफ इज़ फॉर फॉर्म न्यू स्टेट,
I is for increase the area, D is for diminish the area, A for alter the boundaries and A for alter the name। तो इस तरीके से आप फिदा वर्ड से सिर्फ आर्टिकल 3 के जितने भी 5 हमने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखे इनको आप याद कर सकते हैं। आर्टिकल 3 में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको ये भी याद रखना है कि ये जो जितने भी प्रोविजंस है ना कि नई स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने की जो बात की गई है, इसके साथ दो कंडीशन भी दे रखी हैं जिसको कि पार्लियामेंट को मानना फॉलो करना पड़ता है। पहली कंडीशन ये है कि इस तरह का कोई भी बिल जो कि रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी बिल होगा, तो पार्लियामेंट उसको डायरेक्ट नहीं ला सकती। उससे पहले उसको प्रायर रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट से प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही इस तरह का बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि जो बिल है वो प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि वो कंसर्न स्टेट को रेफ़र करेंगे कि मान लीजिए अगर किसी भी XYZ कोई स्टेट है, मान लीजिए मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई बिल है, तो प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा उसको भेजेंगे कि आप इस पे अपने व्यूज़ दीजिए या सजेशन दीजिए, आपका क्या कहना है इस पे। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, स्टेट को रेफ़र कर देंगे वो सारी चीज़ें। अब क्या होगा, अब आपको ध्यान रखना है कि स्टेट अगर उस पर कोई मतलब मान लीजिए चेंजेस देता है कि भाई हम ये चेंज करना चाहते हैं, ये हमारे रिकमेंडेशन है, तो प्रेसिडेंट जो है या जो पार्लियामेंट है वो बाउंड नहीं है कि उसको मानेगी ही मानेगी। वो चाहे तो उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या उनका मन नहीं है तो वो नहीं कर सकते। बाउंड बिल्कुल भी नहीं है कि पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट को ये मानना ही पड़ेगा, वो उसको पास कर सकते हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन यूनियन टेरिटरी के केस में ऐसा कुछ भी प्रोविज़न नहीं है कि भाई उसको रिकमेंड करना पड़ेगा स्टेट यूनियन जो कंसर्न लेजिस्लेचर होगी उसको। ऐसा प्रोविज़न यूनियन टेरिटरीज़ के केस में नहीं है। अब हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, आर्टिकल 2 वर्सेस आर्टिकल 3। अक्सर लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में, क्योंकि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 दोनों ही स्टेट के फॉर्मेशन की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 2 उन टेरिटरीज़ को मिलाकर स्टेट को बनाने की बात करता है जो इंडिया का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा पार्ट जो कि अभी तक इंडिया का नहीं है उसको यूनियन ऑफ इंडिया में इनकॉर्पोरेट करना, एक न्यू स्टेट बना देना, वो आर्टिकल 2 में है। लेकिन आर्टिकल 3 में क्या है, आर्टिकल 3 में जो है जो एग्जिस्टिंग स्टेट है ना उनमें रीऑर्गेनाइजेशन होती है। उसी में क्या है कि या तो न्यू स्टेट फॉर्म करना या यूनाइट करना, मर्ज करना, इंक्रीज़ करना एरिया, डिक्रीज़ करना एरिया, स्टेट का नेम चेंज करना, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 3 में दे रखी हैं। तो हमें ध्यान रखना है आर्टिकल 3 मेनली इंटरनल री एडजस्टमेंट की बात करता है, ठीक है। इन आर्टिकल 3 डील्स विद द इंटरनल री एडजस्टमेंट ऑफ द टेरिटरीज। नेक्स्ट है आर्टिकल 4 विच इज़ द लास्ट आर्टिकल ऑफ पार्ट 1। Under Article 4, the Constitution itself declares that laws made under Article 2 and laws made under Article 3 are not to be considered as amendment of the Constitution under Article 368। अब देखिए आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के तहत अगर आप मान लीजिए कुछ भी चेंजेस करते हैं स्टेट्स में, जैसे आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए कोई नया स्टेट आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इंडियन यूनियन में, या आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग आप मान लीजिए कोई नया स्टेट फॉर्म कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्टेट को, तो उससे क्या होगा, आपको एक तो शेड्यूल 1 में चेंज लाना पड़ेगा जो कि नेम्स ऑफ यूनियन स्टेट्स एंड यूनियन से रिलेटेड है, एंड आर्टिकल शेड्यूल 4 में चेंज लाना पड़ेगा। शेड्यूल 4 किससे रिलेटेड है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो इन दोनों में आपको चेंज लाना पड़ेगा। अब हमारा आर्टिकल 4 यही कहता है कि जो भी आप लॉज बनाएंगे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में, तो सीधी सी बात है शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 में भी कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे उसकी वजह से। तो उन चेंजेस को ना हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानेंगे अंडर आर्टिकल 368, क्योंकि आर्टिकल 368 ही है जो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे क्या क्या अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। तो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं मानेंगे। ये कौन कहता है, आर्टिकल 4 ये बात खुद कहता है, ठीक है। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग कोई भी आप मतलब स्टेट इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं या स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए जो बिल है या जो लॉ है ना वो सिंपल मेजोरिटी से ही पास करने की ज़रूरत है। एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस लाना पड़ेगा, बस उसको फॉलो करना है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो प्रोसीजर होता है ना उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यही है, ठीक है। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है
कैन इंडियन पार्लियामेंट सीट इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री अंडर आर्टिकल 3? अब जैसे कि अभी हमने आर्टिकल 3 पढ़ा अभी, तो हमने देखा कि किस तरीके से आर्टिकल 3 में मेंशन है कि हम जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनमें कैसे हम उसको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये हमने अभी पढ़ा। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम आर्टिकल 3 के अंतर्गत कोई पार्ट इंडिया का वो किसी फॉरेन स्टेट को भी दे सकते हैं क्या? ये सवाल उठा तब जब एक बीरूबारी यूनियन केस आया 1960s में। प्रेसिडेंट ने एक रेफरेंस भेजा जुडिशरी को अंडर आर्टिकल 143। अंडर आर्टिकल 143 यही कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो जुडिशरी से एडवाइस ले सकता है किसी भी मैटर पे। तो प्रेसिडेंट ने एक रेफरेंस दिया, जुडिशरी से पूछा कि क्या पार्लियामेंट इंडियन टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्रीज़ को सीट कर सकती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या केस था, बेरूबारी यूनियन केस जो ये मैटर निकला। तो देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेरूबारी यूनियन जो है ना, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का एरिया था जो कि ठीक से डिमार्केट नहीं हुआ था। जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बंटवारे के समय ये तय किया गया कि सर सिरिल रेडक्लिफ, उनको ये काम दिया गया कि वो क्या करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक जो बाउंड्रीज़ होंगी वो डिमार्केट करेंगे। अब सिरिल रेडक्लिफ ने क्या किया, उन्होंने ये कह दिया कि हम एक काम करते हैं, पॉपुलेशन के बेस पे डिवीज़न कर देते हैं। जो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया होगा वो पाकिस्तान को दे देते हैं, जो हिंदू मेजोरिटी एरिया होगा वो हिंदुस्तान को दे देते हैं। तो वो जब ये काम कर रहे थे तो गलती से उनसे जो बेरोबार यूनियन है वो हिस्सा छूट गया, उसका उन्होंने ठीक से डिमार्केशन नहीं किया। अब पाकिस्तान ने इसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने क्या किया कि क्लेम करने लग गया, बेरूबारी यूनियन कहने लगा कि इंडिया का पार्ट है, ओ सॉरी पाकिस्तान का पार्ट है, पाकिस्तानी क्लेम करने लग गया। तो हुआ क्या कि 1958 में नेहरू नून एग्रीमेंट होता है जिसके तहत ये तय किया जाता है कि जो बेरूबारी यूनियन है उसका कुछ पार्ट पाकिस्तान को दिया जाएगा, जिससे कि जो ये डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाए। अब हुआ क्या कि ये मतलब ये चीज़ें नेहरू, उस वक्त जो नेहरू गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये बिना किसी लेजिस्लेशन के, बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ये मतलब जो एग्रीमेंट था वो कर दिया। तो अब क्या हुआ कि ये फिर मैटर चला गया कोर्ट में। कोर्ट में जब ये मैटर गया तो कोर्ट ने से ये पूछा गया कि क्या पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है कि वो किसी भी पार्ट को, इंडियन पार्ट को किसी फॉरेन कंट्रीज़ को दे सकती है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो क्या है, ये सॉवरेनिटी से कंपेयर हो रहा है ना, इंडिया की सॉवरेनिटी। हम अपनी सॉवरेनिटी दे रहे हैं किसी और अदर स्टेट को, जो कि अगर आप प्रियम्बल भी पढ़ेंगे तो उसमें क्या रखा कि इंडिया इज़ अ सॉवरेन स्टेट, तो हम अपनी सॉवरेनिटी किसी ऐसे कैसे किसी को दे सकते हैं। तो इसको लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट ने ठीक से इस चीज़ को, मैटर को ठीक से देखा और फिर फाइनली उन्होंने ये कहा कि अंडर आर्टिकल 3 पार्लियामेंट कैन नॉट सीट इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। क्योंकि आर्टिकल 3 में तो मेंशन ही नहीं है ना कि हम अपनी कोई भी पार्ट किसी फॉरेन कंट्री को देंगे, ये तो मेंशन ही नहीं आर्टिकल 3 में। तो कोर्ट ने क्लियरली इस चीज़ को कहा कि आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग आप पार्लियामेंट किसी भी इंडियन टेरिटरी को किसी फॉरेन कंट्री को नहीं दे सकती, है ना। इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। अगर आपको किसी भी पार्ट को इंडियन टेरिटरी का अगर किसी फॉरेन स्टेट को देना है तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368, है ना। तो इसलिए क्या हुआ कि फिर इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा और उसके बाद इन्होंने जो नेहरू नून एग्रीमेंट है उसको फाइनल रूप दिया। 1969 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर इंडिया और किसी दूसरी कंट्री के बीच कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है और उसका सेटलमेंट हो रहा है तो इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस केस में क्या होगा, इस केस में तो जो हम टेरिटरीज होगी उनको एक्सचेंज करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, हमारा जो लॉस होगा, जो टेरिटोरियल लॉस होगा वो ना के बराबर होगा, या हो सकता है ना भी हो, है ना, बल्कि हम गेन करें। मतलब एक्सचेंज का मैटर है यहाँ पे कि टेरिटरीज एक्सचेंज होंगी। तो इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही इसको किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप एक तरफा सिर्फ इंडियन टेरिटरी सीड कर रहे हैं तो उस केस में आपको अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, जिसमें कि हम ये डिस्कस करेंगे कि जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसके तहत इंडिया और बांग्लादेश के बीच टेरिटरीज एक्सचेंज हुई थी,
वो कैसे हुई थी। तो देखिए जैसा इंडिया और बांग्लादेश, बांग्लादेश इससे पहले वही ईस्ट पाकिस्तान था, लेकिन जब 1971 में जब वॉर हुआ तो उसके बाद बांग्लादेश बना। तो हुआ क्या कि शुरू से ही जब 1947 में रेड क्लिफ आए थे और उन्होंने जब ये बाउंड्री डिमार्केट किया, तो उस वक्त से ही इंडिया और बांग्लादेश, मतलब पहले तो पाकिस्तान था, उनके बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट रहा है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लगभग 4096.7 किलोमीटर का बॉर्डर है। और जैसे कि हमने देखा ना, इससे पहले 1958 में नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत जो बेरूबारी यूनियन का कुछ पार्ट पाकिस्तान को सीड किया गया। तो मैटर क्या था, अगर आप इस मैप को देखेंगे ना, ये मैप है इंडिया और बांग्लादेश दोनों के बीच के बॉर्डर का। ऊपर आपको वेस्ट बंगाल दिख रहा होगा, इधर आपको राइट हैंड साइड असम दिख रहा होगा और नीचे बांग्लादेश है। अब देखिए, अब आप इसमें जो ये कुछ पैचेस देख रहे हैं, खासकर जो ये ऑरेंज पैचेस हैं, ये इनक्लेव्स हैं इंडिया के। मतलब यहाँ पे इंडियन पीपल्स रहते हैं, और ये जो पूरा एरिया है ये है कहाँ, ये है बांग्लादेश में। सेम इसी तरीके से अगर आप जो ग्रीन पैचेस देख रहे हैं, इसमें ये जो ग्रीन एरिया है ना, यहाँ पे रहते कौन है, बांग्लादेशी। जो बांग्लादेश के लोग हैं वो रहते हैं, लेकिन ये टेरिटरीज़ हैं कहाँ, ये इंडिया में है। तो इस वजह से क्या होता था, इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, लोग इधर उधर आते थे बॉर्डर क्रॉस करके। इससे क्या होता था, इससे खतरा रहता था कि कुछ मिलिटेंट्स भी आ सकते हैं हमारे यहाँ इंडिया में, है ना। तो बॉर्डर को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये डिसाइड किया गया कि इंडिया और बांग्लादेश आपस में ये इनक्लेव्स हैं उनको एक्सचेंज करेंगे, जिससे कि इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाया जा सके। तो 1960 में जैसा हमने देखा बेरूबारी यूनियन केस होता है, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है 1960 में, और उसके बाद 16 मई 1974 को इंडिया बांग्लादेश के बीच एग्रीमेंट होता है, जिसमें कि वो तय करते हैं कि हम अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से, क्लियरली लैंड बाउंड्री डिमार्केट करेंगे। होता क्या है फिर, ये चीज़ें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, इस पर कभी इतना अमल किया नहीं जाता। लेकिन 6 सितंबर 2011 को जो कॉन्क्लेव्स कैसे एक्सचेंज होगा, कौन सा कॉन्क्लेव किसको दिया जाएगा, ये आइडेंटिफाई किया जाता है, और एक प्रोटोकॉल आपस में साइन किया जाता है उस वक्त की जो गवर्नमेंट होती है वो, और बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ। फिर 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है 2015 में। और फाइनली जो ये प्रोटोकॉल हुआ था, और जो हमने 1974 में जो हमने एग्रीमेंट किया था, उनको फाइनली प्रैक्टिकल रूप दिया जाता है, और एक एग्रीमेंट होता है जिसके बीच जो ये एनक्लेव्स होते हैं ना, ये आपस में एक्सचेंज किए जाते हैं। तो ये पूरा मैटर था 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का। अब फाइनल पार्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि एवोल्यूशन कैसे हुआ स्टेट्स का, जब आप देखेंगे कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस वक्त जो हमारे यहाँ स्टेट्स थे वो डिफरेंट थे, और आज के समय में जो स्टेट्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। जैसे कि आप सबको पता है ना, जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त हमने जैसा देखा कि 3 जून प्लान आया, जिसमें कि बात की गई डिवीज़न की, माउंटबेटन प्लान भी जिसको कहते हैं, कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच किस तरीके से जो है बंटवारा होगा। अब हुआ क्या है कि उस वक्त 2 डोमिनियंस बनाने की बात की, एक तो इंडियन डोमिनियन, दूसरा पाकिस्तान डोमिनियन। और इसी के साथ जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, उनको ये ऑप्शन दे दिया गया कि आपकी मर्जी है, आप कहीं भी जाओ, आप चाहो तो आप पाकिस्तान डोमिनियन ज्वाइन करो, या आप इंडियन डोमिनियन ज्वाइन करो, या आपकी मर्जी है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 में, और उसके तहत फाइनली इंडिया और पाकिस्तान क्रिएट होते हैं। और जो प्रिंसलेस स्टेट्स होते हैं, अब उनके पास ऑप्शन है कि वो कहीं भी जा सकते हैं। तो फाइनली 552 जो स्टेट्स होते हैं, उसमें से 549 तो ज्वाइन कर लेते हैं इंडिया को ईजिली, बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन जो 3 स्टेट्स होते हैं मेनली, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर आप इनकी जियोग्राफिकल लोकेशन देखें तो हैदराबाद तो बिल्कुल इंडिया के बीच में है, जूनागढ़ पाकिस्तान से लगता हुआ है, कश्मीर और कश्मीर जो है वो भारत, और भारत का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान से लगता हुआ कश्मीर भी है। तो इस केस में क्या हुआ कि हैदराबाद को तो देखिए ईजिली जो पुलिस एक्शन के द्वारा, मिलिट्री एक्शन के द्वारा हैदराबाद को मिला लिया गया इंडिया में। जूनागढ़ को वहाँ पे रेफरेंडम कराया गया। लेकिन कश्मीर को, कश्मीर का मुद्दा जैसा कि आज तक चला आ रहा है, कश्मीर कश्मीर का जो मुद्दा है, उस वक्त जो वहाँ के राजा थे हरी सिंह, शुरुआत में तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं ज्वाइन करेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन करने की बात भी नहीं की। लेकिन जब कुछ पाकिस्तान की तरफ से कुछ मिलिटेंट्स जब घुसे कश्मीर में, उन्होंने वहाँ पे हमला किया, तो फिर वहाँ के जो राजा थे उन्होंने फिर भारत से मदद मांगी, और भारत ने इस शर्त पर कि हम आपकी मदद तभी करेंगे आप जब हम
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे। तो फाइनली कश्मीर ने ऑफिशियली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और जिसके तहत कश्मीर तब से ही भारत का इंटीग्रल पार्ट बन गया। लेकिन क्योंकि उस वक्त युद्ध छिड़ गया था तो भारत को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ और पाकिस्तान ने भारत का जो कश्मीर का हिस्सा है काफ़ी बड़ा वो इल्लीगली गैर कानूनी तरीके से ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो ये जो मुद्दा है ना भारत और कश्मीर के बीच वो तब से ही चला आ रहा है। तो अब हम देखें तो किस तरीके से मेनली 552 स्टेट्स जो हैं वो इंडिया को इन्होंने ज्वाइन कर लिया प्रिंसली स्टेट। 1950 में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें मेनली 4 ग्रुप्स होते हैं स्टेट्स के और यूटीज़ के। पहला होता है पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इस तरीके से। पार्ट 1 में जो गवर्नर्स ब्रिटिशर्स के टाइम के जो गवर्नर प्रोविंसेस होते हैं उनको ऐड किया जाता है। पार्ट ए में 9 गवर्नर प्रोविंसेस जो होते हैं वो होते हैं। पार्ट बी में जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम के, तो 9 अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट जो थे जिनकी लेजिस्लेचर थी अपनी, ठीक है, तो लेजिस्लेचर प्रिंसली स्टेट विद लेजिस्लेचर उनको रखा गया पार्ट बी में। पार्ट सी में किसको रखा गया, पार्ट सी में रखा गया जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करती थी उनको रखा गया। इसके साथ साथ उस वक्त की जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको भी रखा गया। तो टोटल 10 स्टेट जो थे वो पार्ट सी में रखे गए और मेनली सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड थे। वहीं पार्ट डी की बात करें तो पार्ट डी जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सिर्फ अकेला इसको ही इसमें रखा गया, ठीक है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर होता है क्या है, फिर एक आता है धार कमीशन एंड जेवीपी कमेटी, इसको भी हम देखते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा ना प्रिंसली स्टेट तो बन गया जो थे वो इंडिया में शामिल हो गए और किस तरीके से 4 ग्रुप बन गए सभी स्टेट्स के। लेकिन हुआ क्या है कि इंडिया में स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने की बात की जाने लगी लैंग्वेज के आधार पे। लैंग्वेज को एक बहुत बड़ा फैक्टर माना गया कि इंडिया में अगर आप देखें तो बहुत सारी लैंग्वेज बोले जाते हैं, तो लैंग्वेज के आधार पे कहा गया कि हमें स्टेट बनाना चाहिए। जून 1948 में दबाव में आके सरकार को लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन बनाना पड़ा और उस वक्त इसके जो चेयरमैन थे वो बने SK धार। अब इन्होंने क्या रिपोर्ट दी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ठीक है हमें जो है ना स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए, लेकिन लैंग्वेज के बेस पे नहीं। किसके बेस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। हमें ये देखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस कैसे ठीक रहेगी, उस हिसाब से स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, ना कि लैंग्वेज के बेस पे। तो लिंग्विस्टिक फैक्टर को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब क्योंकि उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया तो जो लोग थे वो उनमें गुस्सा आ गया, रिसेंटमेंट, कि भाई ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए। तो सरकार को एक और कमेटी बनानी पड़ी। तो दिसंबर 1948 में उन्होंने एक और कमेटी बनाई और इस कमेटी में जो मेंबर्स थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पत्ताभी सीतारामैया। तो मेनली क्योंकि ये मेन मुख्य जो थे इस कमेटी के मेंबर्स थे, इसलिए इसको शॉर्ट में कई बार JVP, J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड P फॉर पत्ताभाई सीतारामैया, JVP कमेटी भी बुलाया जाता है। अब इस JVP कमेटी ने भी डायरेक्टली जो लैंग्वेज था उसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई लैंग्वेज किसी तरीके से बेसिस नहीं हो सकता स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने का। अब होता है क्या इसके बाद जो एक नेता होते हैं पोती श्री रामुलू, ये बैठ जाते हैं हंगर स्ट्राइक पे कि भाई हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए आंध्र प्रदेश। किसके बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे। तो 56 डेज़ के हंगर स्ट्राइक वो करते हैं और उनकी इस दौरान डेथ हो जाती है 15 दिसंबर 1952 को। अब इससे क्या होता है, इससे पूरे आंध्रा स्टेट की तरफ जो भी है वहाँ पे बहुत मतलब ज़्यादा हिंसक घटनाएं शुरू हो जाती हैं, जगह जगह उपद्रव, दंगे, फसाद, आगजनी, ये सब शुरू हो जाती है। तो फाइनली अक्टूबर 1953 में सरकार को मजबूर होकर फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश बनाना पड़ता है, जिसमें कि वो मद्रास स्टेट में से जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ होते हैं उनको अलग करके आंध्र प्रदेश बनाते हैं। अब क्या होगा, अब आप खुद ही सोचिए कि एक बार एक स्टेट बन गया तो उसके बाद बाकी लोग भी डिमांड करेंगे, बाकी स्टेट्स भी डिमांड करेंगे कि भाई हमें भी सेपरेट करो लैंग्वेज के बेस पे। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए सरकार ने फिर से एक कमीशन बनाया जिसको कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आप कह सकते हैं, और इसकी जो चेयरमैनशिप थे वो
चेयरमैन जो थे वो फैज़ल अली थे। ठीक है, तो उसको फैज़ल अली कमीशन भी कहते हैं। अब देखिए फैज़ल अली कमीशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे और उसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात जब की जाएगी, या जो डिमांड उठती रहती है अक्सर, इस पर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे आपको इनके जो भी रिकमेंडेशंस थे वो अगर याद होंगे तो आप उनको वहाँ लिख सकते हैं, जिससे कि एक अच्छा स्कोप बन जाएगा आपके आंसर राइटिंग में, एक मार्क्स थोड़े एक्स्ट्रा आपको मिल सकते हैं। अब होता क्या है, देखिए फैज़ल अली कमीशन जो है ये क्या करते हैं, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई ठीक है, जो आप कह रहे हो ना कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, ये ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन ये थ्योरी है ना, वन लैंग्वेज वन स्टेट, ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। इसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि वन लैंग्वेज वन स्टेट ये नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसे ही करने लग जाएं तो अब देखिए भारत में कितने 1500-1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, कितने स्टेट बन जाएंगे। तो वन लैंग्वेज वन स्टेट का कंसेप्ट नहीं होगा। हाँ, मेजोरिटी जो लैंग्वेज होगी उसके आधार पर देखेंगे स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो ये बात इन्होंने फैज़ल अली कमीशन ने कही थी। इसके अलावा इन्होंने कुछ मेजर 4 फैक्टर्स भी दिए थे कि अगर आप स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो इन 4 बातों का जरूर ध्यान रखें। पहला उन्होंने कहा था प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पर होनी चाहिए, और क्योंकि हमारे प्रियम्बल का पार्ट भी है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सेकेंड, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी का आपको ध्यान रखना है ना। अगर आप स्टेट रिऑर्गेनाइज कर भी रहे हैं तो आप देखिए कि लिंग्विस्टिकली और कल्चरली कितनी होमोजेनिटी है। थर्ड, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स को भी कंसिडर जरूर करना चाहिए कि इसे फाइनेंशियल लॉस क्या होगा या गेन क्या होगा, इकोनॉमिकली क्या होगा, और एडमिनिस्ट्रेटिवली कितना कन्वीनियंस आपके लिए रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी कंसिडर करने की बात की गई। एंड लास्ट वन, प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज द नेशन एज अ होल, तो ये सारी चीज़ें भी की गई। अब होता क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड रिकमेंडेशन विद माइनर मॉडिफिकेशन, और उन्होंने वो एक एक्ट लेकर आई जिसको कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जिसके तहत 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1956। अब होता क्या है, फैज़ल अली कमीशन जो है इसके आने के बाद सरकार क्या करती है, सरकार पार्ट ए और पार्ट बी इनके बीच का जो डिस्टिंक्शन है वो ख़त्म कर देती है, उनको मर्ज कर देती है। अब इनकी एक ही कैटेगरी रहेगी। पार्ट सी के जितने भी स्टेट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनको अबॉलिश कर दिया जाता है, और इससे क्या होता है कि अब टोटल 14 स्टेट्स बचते हैं और 6 यूनियन टेरिटरीज बनते हैं। ध्यान रहे, ये 1956 की बात हो रही है जब ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। उस वक्त 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज थे। तो अब आज के समय आप देखिए तो 28 स्टेट्स हैं, यानी कि स्टेट्स तो डबल हो चुके हैं नंबर्स में, है ना। तो इस तरीके से जो स्टेट्स हैं ये बनते रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रहेगा। ये चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया है। वीडियो लंबी ज़रूर बनी है, लेकिन चैप्टर हमने इसको अच्छे से समझ लिया। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, समझ में भी आया होगा, इंटरेस्टिंग रही होगी वीडियो। देखिए वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होगा। ठीक है, फिलहाल हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल पर आप बने रहिए। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।